नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। यह साल का 283वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की आखिर दिन भर की कहानी तक खबर सीधा होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुट जाइए हमारे साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो भाई सबसे पहली खबर यह है कि आपके शहर में जो यमुना बहती है, यमुना होकर आपके शहर से निकलती है दिल्ली वालों, तो वो अब साफ होने जा रही है। तो दिल्ली के लाखों लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति करने और गंदे पानी की निकासी को लेकर अब सीवर लाइन दुरुस्त करने और साथ ही साथ यमुना का प्रदूषण कम करने की जो योजना है वो अब रफ्तार पकड़ने वाली है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को आधुनिक सीवरेज नेटवर्क तैयार करने के लिए करीब 1816 करोड़ से अधिक की कुल 19 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका उद्घाटन कर दिया है, शिलान्यास कर दिया है। और इन परियोजनाओं में जो स्वच्छ जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ यमुना को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए कई विशेष प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। और पूजा, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है जब दिल्ली में हम जिक्र करते हैं यमुना नदी का। और यमुना क्योंकि दिल्ली से होकर निकलती है और अभी फ़िलहाल प्रदूषित है, लेकिन आने वाले समय में अब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि यमुना का साफ नज़ारा हमें देखने को मिले, यमुना का जो पानी है वो साफ देखने को मिले, क्योंकि इसी के लिए तो ये एफर्ट्स लगातार किए जा रहे हैं। इसी के लिए तो लगातार अब जो परियोजनाएं हैं वो समर्पित की जा रही हैं अब, क्योंकि दिल्ली में यमुना साफ हो सके। क्योंकि यही एक वो काम था जिसके बलबूते पर आप ये कह सकते हैं कि जनता ने एक भरोसा दिया और जनता ने भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी पर और उसके बाद बीजेपी को चुनाव जिताया। अब बीजेपी ने क्योंकि वादा भी किया था भाई कि हम यमुना को साफ करेंगे और उसके लिए अब काम दर भी आ रहे हैं। और साथ ही एक और बात कही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब 2028 तक एक भी कूड़े का पहाड़ नहीं होगा। अभी जब आप पंजाब से हरियाणा से जब आते हैं दिल्ली की तरफ तो आपका स्वागत करता है कूड़े का पहाड़, बहुत हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा एक कूड़े का पहाड़ आपका स्वागत करता है। और उसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि अब दिल्ली आने वाली है। कूड़े का पहाड़ एक निशानी है कि भाई अब दिल्ली में हम एंटर करने जा रहे हैं। उसके बाद आप जाम में फंसते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छी बात है, कूड़े के पहाड़ कम होंगे, यमुना साफ होगी। और क्योंकि यमुना सफाई तो एक दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा रहा ही है कि यमुना को साफ किया जाए। और साथ ही अब बात अगर करें तो यमुना सफाई आप कितना ज़रूरी मानती है पूजा? क्योंकि दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली वालों की एक कामना ये रहती है कि साफ सफाई दिल्ली में हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यमुना को सरकार अगर साफ कर दे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। बिल्कुल, क्योंकि यमुना में प्रदूषण और यमुना का इशू नया नहीं है, बहुत पुराना है। और यमुना के प्रदूषित होने की वजह से आपने देखा हर गर्मी के सीजन में पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन यमुना का पानी इतना प्रदूषित है कि वो यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि जो गंदे नाले जो है वो मोस्ट ऑफ द जो गंदे नाले वो डायरेक्ट यमुना नदी में जाते हैं, जिसकी वजह से यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है, गंदी होती है। जो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो एकदम खत्म सी ही हो गई है। क्योंकि आपको जो दिल्ली में जितने दिल्ली के एरिया में या दिल्ली से गुजरते हुए यमुना बहती है, वहाँ पे आपको ना मछलियाँ दिखेंगी, कुछ बायोडाइवर्सिटी कुछ भी नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से वो भी खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि यमुना सफाई इतना बड़ा मुद्दा है ना, इतना बड़ा मुद्दा है जो हर इलेक्शन में भुनाया जाता है, हर इलेक्शन में उठाया जाता है। और इसको लेकर ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उन्होंने काम नहीं किया, बट ये काम ऐसा था जिसमें आपको केंद्र के सहयोग के साथ लग के काम करना था। और ऑन ग्राउंड अगर वो चीज कंटिन्यूअसली होगी, कंसिस्टेंसी के साथ होगी, तो उस चीज का सोल्यूशन फिर निकाला जा सकता है। लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी इशू होता है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, वो इशू का सोल्यूशन उतनी जल्दी नहीं हो पाता है जितनी ज्यादा उसमें पॉलिटिक्स होने लग जाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। अब पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ केंद्र के सहयोग के साथ प्रदेश सरकार काम कर रही है भाई यमुना को लेकर। आपके शहर में यमुना साफ, और हम भी यही चाहते हैं कि अब दिल्ली वालों को अगर साफ यमुना मिल जाए, कूड़े के पहाड़ हट जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा उनके लिए। और साफ हवा भी, साफ हवा, हाँ, उसके लिए अब दिल्ली सरकार जो है वो 17 नए जंगल बनाने जा रही है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इस खबर में साझा कर रहे हैं कि अब 17 नए जंगल
पुल भी बन रहे हैं, यमुना भी साफ हो रही है, कूड़े के पहाड़ भी हट रहे हैं। तो भाई अगर इतना कुछ सरकार अगर कर देती है ना अपने इस कार्यकाल में, तो मुझे लगता है कि सफल कार्यकाल माना लेकिन इन जाएगा। सब बातों की भी घोषणा हुई है। हाँ, और वो देखिए ऑन ग्राउंड वो कितना सक्सेसफुल होता है। घोषणा ऐलान बड़े सुहाने लगते हैं, ऐलान सुहाने ही लगते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। और लेकिन ऑन ग्राउंड वो कितना सक्सेसफुल होगा ये देखना होगा, क्योंकि घोषणाएं तो बहुत होती है, नीतियां कितनी सारी बनती है, योजनाएं कितनी सारी आती है, लेकिन क्या प्रशासनिक लेवल पर क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उनका वैसे ही हो रहा है जैसा विजन रखा गया है? क्या विद टाइम जितने टेन्योर का वो विजन रखा गया था कि इतने समय में ऐसा होना चाहिए, क्या उतने समय में ऐसा हो पा रहा है? तो वो सब कुछ फिर मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और एक तंज आ रहा है मेरे मन में कि अब सरकारों से तो यमुना साफ नहीं हो पाई, लेकिन यमुना की सफाई के बलबूते पर सरकारें जरूर बनी राजधानी दिल्ली में। और अब यमुना सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब प्रोजेक्ट ये देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर यह कहा कि यमुना नदी को निर्मल बनाना हमारी प्राथमिकता है। और जब हम बात करते हैं गंगा की, जब हम बात करते हैं यमुना की, तो हमारे मन में एक जो हम इमेजिन करते हैं कि भाई साफ सुथरी नदी होगी और क्योंकि पूजा करते हैं। हाँ, इनको बिल्कुल वेदों पुराणों से जोड़कर देखा जाता है। ये जो नदियां हैं वो पौराणिक काल से हैं, हमारे ग्रंथों में भी जिक्र इसका मिलता है। और जब यमुना का जिक्र कर, बिल्कुल साफ सुथरी नदी, और वो इस कदर पोल्यूटेड है कि उस पर पॉलिटिक्स चल रही है, तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको साफ करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, जो कि सरकार अब सोच भी रही है। और अब यमुना को उसका पुराना गौरव अगर वापस मिल पाए तो मुझे लगता है इससे बेहतर आखिर और क्या हो सकता है। तो दिल्ली वालों, हम तो यही चाहते हैं कि यमुना साफ हो, और उम्मीद भी यही है कि जिस तरीके से सरकार के प्रयास आने वाले समय में आपको एक साफ यमुना दिखाई देगी। और तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। पूजा, अब दिवाली आने वाली है भाई। अब दिल्ली वाले अगर पटाखे ना जलाएं तो दिवाली सूखी सी मानी जाती है। बिल्कुल, यहाँ तो चाहे बैन हो चाहे आपको परमिशन हो, लेकिन दिवाली के दिन पटाखे जरूर फूटते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर स्थायी बैन हटाने के मामले में सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट से समय मांगा है। केंद्र ने कहा है कि सभी की सलाह के बाद रिपोर्ट को पेश करेंगे। अब इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफिकेट ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत एनसीआर में बिक्री ना करने की शर्त रखी थी। अब ऐसे में पूजा बातें कर रहे तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऑलरेडी ये कह चुके हैं भाई उन्हें नहीं लगता कि ग्रीन पटाखे चलाने में कोई समस्या है, प्रदूषण ज्यादा नहीं होता, दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है, भाई चलिए ठीक है, थोड़े पटाखे अगर चला भी लिए तो आखिर क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन प्रदूषण को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा है, पोल्यूशन लेवल अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है अब कोर्ट एक ऐतराज तो करेगा कि अगर आप पटाखे जलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रीन पटाखों की हम बात कर रहे हैं, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम नॉर्मल पटाखे नहीं, ग्रीन पटाखे जो कि पोल्यूशन कम फैलाते हैं और साथ ही आपको एक मजा दिवाली वाला मिल जाता है कि हाँ भाई आपने पटाखे चला लिए, चक्री चला ली। बट ये जो ग्रीन पटाखे होते हैं इनका प्राइस शायद नॉर्मल पटाखों से ज्यादा होता है, ज्यादा रहता है, ज्यादा होता है। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर आप ग्रीन पटाखे ले भी आते हैं मार्केट में तो भी इसके चांसेस बहुत कम है कि लोग ग्रीन पटाखे खरीदेंगे। लोग वो खरीदेंगे जो उन्हें सस्ता पड़ेगा। लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होगा ना सस्ते का, फिर ग्रीन पटाखे के अलावा नॉर्मल पटाखे तो मिलेंगे नहीं बाजार में। पर जब दिल्ली में बैन थे पटाखे भी, तब भी पटाखे फूट रहे थे तो ब्लैक में आ रहे थे। हाँ, तो इस चीज पर काम करना चाहिए, जो हमारे आसपास के राज्य हैं वहां से आ रहे थे। हाँ, अब ये देखिए ना कि इस चीज को लेकर लगातार पुलिस काम कर रही है, लगातार रेड मारी जा रही है। अब हम पिछले कुछ समय में हमने देखा कम से कम 10 से 15 दिन में पटाखों के बहुत बड़े बड़े जखीरे पकड़े गए हैं। पटाखों के साथ कई गिरोह का भंडाफोड़ हुआ जो कि इस तरीके के अवैध पटाखे बनाते हुए नजर आए, उनको फिर नष्ट भी बाद में किया गया। हालांकि कई हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे इस समय कि भाई वो पटाखे नष्ट करने के बजाय हमें दे देते तो हम चला लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन पटाखों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस दी जाए और हो सकता है कि टाइम बाउंडेशन दिया जाए कि भाई अगर आपको ग्रीन पटाखे चलाने हैं तो आपको सशर्त स्वीकार करना होगा कि आप, हो सकता है कि 7 से 10 बजे तक का टाइम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इतने समय तक आप पटाखे चला सकते हैं और हैवी फायर आर्म्स का यूज आप नहीं कर सकते। इस तरीके की जो मुझे लगता है कि एहतियात के तौर पर जो निर्देश हैं वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और क्योंकि दिवाली के दिन तो मेरे ख्याल से पूरे रात लोग पटाखे चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल, पूरी रात पटाखे चलाते
चलाते हैं लोग, और जाहिर सी बात है, आप भी चलाते हो? मैं तो पटाखे नहीं जलाता हूँ पूजा, और बचपन में हालांकि पटाखे जलाए तो जलाए, लेकिन अभी तो फिलहाल पटाखे नहीं जलाते, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए पटाखे पर बैन है, और हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कोई भी काम करें जिस पर हमारे ऊपर एक्शन हो सके और आपसे जिससे कोई गलत मैसेज भी जाए। हाँ, और उसके जाहिर सी बात है क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बाद हम ही अगर ऐसा कुछ करेंगे कि भाई हम पटाखे जलाएं, तो ये इसका मतलब बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करता है कि हाँ भाई आप ग्रीन पटाखे चला सकते हैं, तो बिल्कुल ग्रीन पटाखे जलाएंगे, और जो निर्देश दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका पालन करते हुए उन्हें फॉलो जरूर किया जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आश्वासन दे चुके हैं कि हम सभी दिशा निर्देशों का पूरी सख्ती के साथ पालन करेंगे, लेकिन एक प्रयास है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कि भाई ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिल जाए और दिवाली का त्योहार थोड़ा सा सज जाए पटाखों की गूंज के साथ, तो क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन उन पटाखों की वजह से अब ग्रीन पटाखे लोग फोड़ ले तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर नॉर्मल पटाखे फोड़ते हैं तो जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के दिन बहुत ही हजार्डियस स्टेट में होता है, एकदम खराब क्वालिटी में, उतना मेरे ख्याल से पूरे विंटर्स में नहीं होता है। उस दिन तो बहुत ही ज्यादा एयर क्वालिटी खराब होती है। आसमान में जब आप देखते हैं अगली सुबह आपको, और ये भी देखा होगा आपने दिवाली के बाद से आपको ना, हालांकि ठंड तो अभी से महसूस होने लग गई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है दिवाली पर कि दिवाली की जो वो रात होती है उसके बाद से आपको पूरा मतलब आप कंफर्म हो जाते हो अब ठंड आ चुकी है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिवाली का त्योहार एक ऐसे समय में पड़ता है जब हम पूरे तरीके से तैयार होते हैं कि भाई ठंड आने वाली है, उसके बाद दिवाली का त्योहार, और उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं समय में तो आप ठंड देखते ही हैं। लेकिन दिवाली का त्योहार है, और क्या आप चाहते हैं कि ग्रीन पटाखों को अनुमति मिले, सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पटाखों को अनुमति दे, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है वो बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और देखने की बात यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में आज किस तरीके से पक्ष रखा जाता है ग्रीन पटाखों की सुनवाई को लेकर। तो आज का दिन बेहद ज़्यादा खास भी है पूजा, और क्यों खास है आप ये बता दीजिए। क्योंकि देखिए करवा चौथ का जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मेहंदी आर्टिस्ट की मांग तो चरम पर है। उनकी चांदी हो गई है भाई, बिल्कुल, उनका सोना भी हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। ब्यूटी पार्लर्स में बुकिंग है, और श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की कतारें लगी हैं। मंदिरों और सोसाइटी में विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दुल्हनों में उत्साह है, वहीं अनुभवी महिलाएं इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानती हैं। तो पूजा अगर बात करें, आज का दिन बेहद ज़्यादा खास है क्योंकि करवा चौथ का आज व्रत है, और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह के साथ जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो भाई इस करवा चौथ के व्रत को रखते हैं। और आजकल तो एक और चलन चल पड़ा है कि भाई जो पुरुष हैं वो भी करवा चौथ का व्रत जो है वो अपनी पत्नियों के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए रखते हैं। और बात अगर करें पूजा, तो आपको क्या लगता है कि क्या पुरुषों को भी करना चाहिए? क्योंकि आजकल ये देखने को मिल रहा है ना, जब हम कवरेज के लिए जाते हैं, क्योंकि जब करवा चौथ का चांद देखकर जो व्रत है वो खुलता है, उस समय जब हम कवरेज के लिए जाते हैं तो महिलाएं यही कहती हैं कि इन्होंने हमारे लिए व्रत नहीं रखा, इन्हें थोड़ा सीखना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और ये केवल पुरुषों के लिए नहीं होता है, ये महिलाओं के लिए भी होता है कि उनको कोई व्रत रखना है या नहीं रखना है। हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जो आपका पार्टनर है उसकी आप केयर करते हो, क्योंकि करवा चौथ का व्रत शायद इसलिए ही रखा जाता है ताकि जो आपके पति की आयु है वो लंबी रहे। हालांकि तो ये डिपेंड करता है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग केयर करते हैं एक दूसरे के, अपने पार्टनर को वैल्यू करते हैं, समझते हैं, तो उनके अंदर खुद ही ये भावना आ जाती है कि वो अपने प्यार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अपने बॉन्ड को सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे व्रतों के जरिए, ऐसे उत्सवों के जरिए। तो ये तो सबके अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, जिसको जो भी करना है। आप भी रखोगे क्या? नहीं, ऐसा क्योंकि मैं तो अभी मैरिड ही नहीं हूँ, और उसके बाद आने वाले समय में देखते हैं कि अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं है। लेकिन ये जो व्रत है ना, अब एक बहुत अच्छी रौनक देखने को मिलती है पूजा बाजारों में। बात अगर की जाए करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाओं में गजब का उत्साह होता है, और इस दिन होता ये है कि महिलाएं व्रत की शुरुआत करते हैं श्रृंगार के साथ। अब भूखी रहती है पूरा दिन, और उसके बाद जैसे कि मुझे याद है क्योंकि मेरे घर में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसके बाद कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद जो है वो पूरा दिन गुजरता है इंतजार करते हुए कब रात का चांद निकलेगा। उसके बाद चांद भी बड़ी देरी से निकलता है। चांद बड़ी देरी से निकलता है करवा चौथ के दिन। एक बड़ी समस्या, बड़ा मसला ये रहता है, लोग छतों पर चढ़े होते हैं और अपने फ़ोन से 10x 100x जूम के साथ ये देख रहे होते हैं कि भाई चांद निकलेगा, कब निकलेगा। और टीवी चैनल्स पर लोग बैठे होते हैं कि क्या कोई खबर आई, कहीं चांद निकला। और देखा तो ये भी जाता है कि
अब जैसे दिल्ली में जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं चांद निकलने का, इसी बीच ये खबर सामने आ जाती है कि मुंबई में करवा चौथ का जो चांद है आज की रात का वो दिख चुका है। उसके बाद महिलाएं सोचती है चलिए ठीक है कहीं तो दिख गया, चलिए इसका मतलब हम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तो निकला है चांद, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में नहीं निकलेगा मुंबई में निकल गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है करवा चौथ वाले दिन। और उससे पहले हमने कल देखा भाई, अब जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं या फिर होती हैं, अब उन्होंने तो पूरी कमाई कर ली है मुझे लगता है सीजन की, क्योंकि महिलाओं की लाइन खत्म नहीं होती, मेहंदी की जो कीप होती है वो खत्म हो जाती है, अब महिलाओं की लाइन खत्म होने का नाम नहीं लेती पूरी। और उनके चार्जेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चार्जेस 500 से लेकर 2000 रुपए केवल एक। मैंने कल 11,000 भी सुना किसी के मुंह से, कि किसी ने बताया कि वो 11,000 की भी मेहंदी लगवा रहे हैं। 11,000 रुपए की मेहंदी लगवाएंगे तो पूजा मुझे लगता है कि धनतेरस पर। लेकिन आप सोचिए ना इनके चार्जेस कितने ज्यादा होते हैं इस टाइम पे। और ये त्योहार इतना एक्साइटिंग त्योहार होता है, जो लोग इस उत्सव को मनाते हैं, जो लोग 11,000 की मेहंदी सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि 11,000 की मेहंदी अगर कोई 11,000 का गिफ्ट भी नहीं देगा पति। हाँ ऑब्वियस बात है। उसके बाद अगर 11,000 की मेहंदी लगवानी पड़े अब पत्नी को, और पति कहे कि भाई 11,000 रुपए केवल मेहंदी की मैं लगा देता हूँ आपको मेहंदी, तो फिर ये तो हालांकि खैर करवा चौथ की बात रही। अब क्या आपने करवा चौथ का व्रत रखा? अगर आप महिला हैं तो आपको शुभकामनाएं हमारी, और हम भी चाहते हैं कि भाई आपका जो ये वैवाहिक जीवन है वो सुखी रहे और सुख समृद्धि आपके मन में आए। अब ऐसे में चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने करवा चौथ की बात की कि करवा चौथ का एक किस तरीके का एक उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है, तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एक खबर है दिल्ली के युवा साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो DSSSB वैकेंसी 2025 को लेकर ये अपडेट है। अब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSSB और इनकी तरफ से अब सरकारी स्कूलों में TGT शिक्षकों की अब 5,346 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, जो कि 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। तो जो इच्छुक या फिर योग्य अभ्यर्थी हैं, आधिकारिक वेबसाइट हम आपको बता देते हैं DSSSBonline.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकेंगे। और इस भर्ती के तहत गणित, अंग्रेजी और SST, हिंदी, संस्कृत, उर्दू समेत अलग अलग विषयों के लिए कुल 5,346 वैकेंसीज भरी जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 बताई जा रही है और चयन केवल एक चरण की लिखित परीक्षा से ही होगा। इसका मतलब एक एग्जाम कीजिए और उसके हाथ में आपके हाथ में होगा एक ज्वाइनिंग लेटर। आपको ये पता चलेगा आपको कौन से स्कूल में पढ़ाना है और कब से आपकी ज्वाइनिंग है। आपने कभी सोचा है कि भाई गवर्नमेंट टीचर अगर बन जाए तो भाई अच्छा ही मजा ही आ जाए? मुझे लगता है कि ये चॉइस होती है इंसान की, अगेन कि उसको हाँ उसको अपनी लाइफ में क्या करना है या फिर कैसे अपने करियर को परस्यू करना है। मतलब मन में आया कभी आपके कि जाना चाहिए आपको टीचर बनने का? तो मेरे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि टीचर्स की लाइफ मुझे लगता है कि बहुत टफ होती है। हालांकि अपनी भी कुछ कम टफ नहीं लग रही है यहाँ पे आके लेकिन जब हम टीचर्स को देखते थे तब हम स्कूल में हुआ करते थे, तब हमारी तब स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते, तब हमारी जो सोच थी वो भी उतनी थी, उतने मैच्योर नहीं थे, पता नहीं था कि किस इंडस्ट्री में कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हर जगह ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तब ऐसा लगता था कि जितना परेशान हम अपने टीचर्स को करते थे, और आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी मेंटल स्टेट क्या होती होगी उस टाइम पे। ये मुझे अब समझ आ रहा है जितने इरिटेटिंग बच्चे हम हुआ करते थे। अब आपको अगर 30 से 35 बच्चों को हैंडल करना पड़े और हर बच्चा अलग, हर बच्चे की मांग अलग और हर बच्चे का नेचर अलग, आपको उनको समेट कर रखना है। और कुछ शैतान बच्चे अलग, बैक बेंचर्स होते हैं। मुझे लगता है आप बैक बेंचर रहे होंगे। नहीं, मैं हमेशा फ्रंट डेस्क पे बैठी हूँ, लेकिन काम बैक बेंचर्स वाले ही थे मेरे। बहुत बढ़िया। तो अब जो उम्मीदवार की जो आयु है, जो अब आवेदन करना चाहते हैं, आप ये ध्यान रखें कि 30 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु ना हो। इसके अलावा आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर 31 साल के अगर आप हो चुके हैं। अगर आप 30 साल के भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम आयु सीमा में अब जो SC ST वर्ग है उनको 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अब बात अगर करें पूजा
पहले मैं ये सोचता था कि भाई टीचर हमें बनना है, क्योंकि बच्चे ना जब छोटे होते हैं तो 5 साल तक सब पायलट बनते हैं, फिर 7-8 साल तक फिर डॉक्टर बनते हैं, फिर टीचर बनने का सपना होता है, फिर कभी कभी डांसर बनने का सपना। मैं टीचर बनी हूँ, मैं टीचर बनी हूँ। आप टीचर्स डे पर टीचर बने हो? मैं टीचर्स डे पे भी टीचर बनी हूँ और मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी टीचर बनी हूँ। वैसे अभी आप टीचर लग रहे हो मुझे लगता है। तो आप आज मुझसे लेक्चर लेके जाना है। तो फिर अब क्योंकि ना मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जॉब प्रोफाइल एक अच्छी होती है। और क्योंकि देखिए जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं आपको इनसिक्योरिटी अपनी जॉब को लेकर नहीं होती है, और इनसिक्योरिटी तो लेकर देखिए अगर आपका काम अच्छा हो, वैसी बात है, इनसिक्योरिटी तो आपको किसी भी फील्ड में नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये होता है ना कि गवर्नमेंट थोड़ी सेफ होती है गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब का एक क्रेज अलग होता है युवाओं के मन में, कि जो लगातार तैयारी करते हैं, 2 से 3 साल 4 साल 5 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, भाई गवर्नमेंट जॉब उन्हें लेनी है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, सरकारी टीचर, अगर टीजीटी टीचर आप बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा मौका है। 5300 से ज़्यादा पदों पर भाई भर्ती निकली है, आप अपना भाग्य ज़रूर आजमाइए। और हम तो चाहते हैं कि अब की बार दिवाली पर आपके हाथ में आपका नियुक्ति पत्र भी हो कि आप गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। तो बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट क्रिकेट मैच है, इसकी वजह से आज थोड़ा सा असर जो है वो ट्रैफिक पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास यहाँ पर 10 से 14 अक्टूबर 2025 तक सुबह 9 बजे से लेकर ये प्रभावित सड़कें जो रहने वाली हैं वो आपको एक बार बता देते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है राजघाट से दिल्ली गेट की तरफ, और आसफ अली रोड यहाँ पर तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट की तरफ जाते हुए, और बहादुर शाह जफर मार्ग अब दिल्ली गेट और रामचरण अग्रवाल चौक तक अब यातायात जो है वो बाधित आपको नजर आएगा, यातायात जो है प्रभावित नजर आएगा। बात अगर की जाए यातायात प्रतिबंधित कहां पर रहेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। पूजा, भारी और व्यावसायिक वाहन कहां पर प्रतिबंधित रहने वाले हैं, एक बार वो प्लीज बताइए। वो देखिए दरियागंज, बहादुर शाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक, आसफ अली रोड तक ये जो भारी वाहन है वो नहीं जा सकते हैं। और स्टेडियम में प्रवेश से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दे देते हैं। गेट नंबर 128 जो दक्षिण में है बहादुर शाह जफर मार्ग से, गेट नंबर 10 से 15 जो पूर्व में है जेलन मार्ग से, गेट नंबर 16 से 18 जो पश्चिम में है बहादुर शाह जफर मार्ग से। और जो सामान्य वाहन है उनके भी नियम आपको बता देते हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग, जेलन मार्ग और रिंग रोड पर कोई पार्किंग नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के वाहन टो किए जाएंगे। यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन इसीलिए आपको करना होगा। मेरी गाड़ी टो हुई है, 2 बार टो हुई है। नो पार्किंग में आपने खड़ा किया था? यस, नो पार्किंग में खड़ा किया था, बट वो एक बाजार जैसा था और वहाँ पे लिखा नहीं था कि वो नो पार्किंग है, और पार्किंग में जगह थी नहीं तो हम रोड पे लगा के चले गए। लगातार अपने दर्शकों को बताते हैं, इसलिए हम बताते हैं, जानकारी देते हैं कि आप जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। और बाजार जैसा कुछ अगर नजर आता है तो वहां पर प्लीज कम से कम अपनी गाड़ी जो है वो पार्क ना कीजिए, अपनी कार पार्क ना कीजिए। और एकदम से अगर आपकी जब आप वापस आ रहे हो और आपको उस जगह पे आपकी गाड़ी ना दिखे, हाँ, तो तुरंत जो आपका पास वाला थाना है वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए और अपनी गाड़ी, अपनी आरसी लेकर जाइए और अपनी गाड़ी वहाँ पर आप चालान जरूर आपको पे करना पड़ेगा। नो पार्किंग के जो चार्जेस है वो जरूर आपको पे करना पड़ेगा। आप उन्हें अगर कन्विंस कर लो। नहीं, कन्विंस होते नहीं है, मैंने कोशिश की है एक बार। अब ऐसे में तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं आज पेट्रोल और डीजल के दामों की। आज दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम है वो 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर, सीएनजी के जो दाम है 75 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा में पेट्रोल की जो कीमत है पूजा आप बताइए, क्योंकि नोएडा वालों के लिए कुछ राहत है नहीं, एक स्थिरता है पेट्रोल डीजल के दाम। बिल्कुल, जो नोएडा में पेट्रोल के दाम आज है वो है 94.66 प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 87.75 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत है 84.70 प्रति किलोग्राम। तो वहीं गुरुग्राम का जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि साइबर सिटी है, आना जाना गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई गुरुग्राम में पेट्रोल की जो कीमत है वो 94 रुपये 93 रुपये प्रति लीटर है, और इसके साथ डीजल की कीमत 87 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर, और साथ ही सीएनजी के जो दाम है, जो कीमत है वो 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। हम सीएनजी के दामों की बात अगर करें तो सबसे सस्ती यहाँ पर दिल्ली में पड़ रही है सीएनजी, और उसके बाद नोएडा और गुरुग्राम में थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, लेकिन दिल्ली से सस्ती। अब सीएनजी वालों के लिए एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि भाई आप एवरेज आपको ज़्यादा मिलती है, लेकिन सीएनजी की लाइनों में खड़े होकर आपको इंतज़ार जो करना पड़ता है, मुझे लगता है कि उस समय आपको पेट्रोल जो है वो अच्छा लगता है या फिर डीजल जो अच्छा लगता है। अब पेट्रोल गाड़ियों की जो दिक्कत है कि ये है कि भाई 94 रुपये 95 रुपये आपको 1 लीटर के लिए देने पड़ते हैं, तो जेब पर एक जो असर पड़ता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता।
बिल्कुल। और वो एवरेज जिसका आपने जिक्र किया है, सीएनजी में आपको एवरेज ज़्यादा मिल जाता है। जहाँ आपका पेट्रोल जो है वो 10-12 हज़ार रुपये का लगता है हर महीने, वहाँ सीएनजी अगर आप भरवा रहे हैं तो वो हार्डली 4,000 रुपये तक की लगेगी और अच्छा खासा अमाउंट आपका बच जाता है। 4,000 से भी कम, 4,000 से भी कम अगर आप ज़्यादा घूमने फिरने वाले इंसान नहीं है तो। और जो लंबे रूट पर जाते हैं तो उनके लिए तो रिकमेंडेड होता है सीएनजी, लेकिन कंपनी फिटेड ले तो अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की कीमतों का जिक्र अगर करें तो लगातार यहाँ पर सोने चांदी की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। नवरात्र से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और नवरात्र से अब आते आते अब आज करवा चौथ आ चुका है, उसके बाद धनतेरस तो दिवाली भी आप देखेंगे और उसके बाद अब एक बार फिर से जो 24 कैरेट सोने के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। बढ़कर सोने की जो कीमत हो चुकी है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,22,620 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। अब बात अगर चांदी की कीमतों की करें, चांदी की कीमत तो भाई आसमान में है, 1,59,550 रुपए प्रति किलो। और आज करवा चौथ है, और आज करवा चौथ है तो आप अगर आपको अपनी पत्नी को गिफ्ट देना है तो भाई सोना दे या चांदी, दोनों ही बेहद ज्यादा महंगे हैं, कुछ भी कहना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि दोनों के दाम बढ़ रहे हैं। और चांदी के तो जिस तरह से बढ़े हैं, अब नवरात्र से पहले अगर आप बात कर ली जाए, अभी फिलहाल अक्टूबर चल रहा है, अब अगस्त के लास्ट में और सितंबर की शुरुआत में ये ही दाम जो है वो 1,19,000 1,20,000 के आसपास थे। और जिस तरीके से चांदी के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर शेयर मार्केट में भी बात अगर की जाए तो सिल्वर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है इस साल और 1,59,550 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो चांदी के दाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो चलिए बात अगर इसी के साथ करें आज के इतिहास की, तो आज ही के दिन 1868 में क्यूबा ने स्पेन से स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह कर दिया था और 1986 में आज के दिन यहाँ पर सैन सल्वाडोर में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया था। 1500 लोगों की जान चली गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आज के इतिहास में ये कि 2022 में आज ही के दिन यानी कि 10 अक्टूबर के दिन मुलायम सिंह यादव, जो कि धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे, उनका निधन हुआ था। एक महान राजनीतिक व्यक्ति वो थे। तो चलिए फिलहाल इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।